मेंटल हेल्थ का और फिज़िकल हेल्थ का आपस में बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, यानी दो तरफ़ा ताल्लुक़ है। और अगर वर्क प्लेस स्ट्रेसफुल होगा तो आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों मुतासर होगी। जब आपके अंदर काम की ज़्यादती हो, अच्छे काम को रिवॉर्ड ना किया जाए, वर्क प्लेस बुलिंग हो, हैरेसमेंट हो, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर हो, वर्क लाइफ बैलेंस ना हो, तो ये तमाम चीज़ें वर्क प्लेस स्ट्रेस को पैदा करती हैं। ये गूगल सिंड्रोम और एआई सिंड्रोम बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। अब देखें, गूगल और एआई आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है जो कि इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे कहीं न कहीं मौजूद है। अब इसका बड़ा मसला आजकल हम देखने में ये आ रहा है कि लोग हमारे पास क्लिनिक में जब चेकअप करवाने के लिए आते हैं तो उन्होंने अपनी अलामतों को पहले ही गूगल और एआई में डाल चुके होते हैं, अपनी डायग्नोसिस जहन में बना चुके होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके सर में अगर दर्द रहता है और आप गूगल में या एआई में डालें तो वन ऑफ द कॉजेज़ आपको जो मिलेगी वो ब्रेन ट्यूमर। उस चक्कर में फिर गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और गैर ज़रूरी तौर पे डॉक्टरों के पास विज़िट करेंगे। ड्रग अब्यूज़ या नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल बदकिस्मती से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हिस्टोरिकली हम सुनते थे चर्स के बारे में, शराब के बारे में, हेरोइन के बारे में, लेकिन रीसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं नौजवानों में बहुत तेज़ी के साथ सिंथेटिक ड्रग्स जैसा कि आइस है, एक्सटेसी पिल्स हैं, मैजिक मशरूम्स हैं, इनका इस्तेमाल बहुत तेज़ी के साथ मकबूल हो रहा है। जैसा कि ये नींद की गोलियों का या नशा आवर गोलियों का बेदरेग इस्तेमाल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर, इंजेक्शंस हैं जैसे कि नेल्बन, ट्रेमोल, इनका बेदरेग इस्तेमाल है। क्या मोबाइल फ़ोन जो है आज का सबसे ताकतवर नशा बन चुका है, इसमें हकीकत है? जी, बिल्कुल हकीकत है। आपने जैसे बताया, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया स्क्रीन इस वक्त का सबसे बड़ा नशा यकीनन बन चुका है। डिजिटल डिटॉक्स से मुराद ये है कि अपने आप को मोबाइल से, सोशल मीडिया से, स्क्रीन से कुछ देर के लिए दूर करना और अपने आप को री एनर्जाइज़ करना। सोशल मीडिया ने हमें अपने प्यारों से, जो अमेरिका में, इंग्लैंड में हमारे दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कराची में कोई है, इस्लामाबाद में, दूसरे शहरों में है, उनसे कांटेक्ट करने में आसानी पैदा कर दी। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो लोग आपके बिल्कुल करीब हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपका अपने आप से जो कनेक्शन है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स उसने पैदा कर दिए हैं। बदकिस्मती से मीडिया में ज़हनी सेहत का जो पोर्ट्रेल है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इवन रीसेंट पास्ट में चलने वाले एक दो ड्रामे ऐसे थे जिनमें ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार अफराद को पागल के तौर पे दिखाया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। इस पे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आफ्ताब आलम खान साहब। डॉक्टर आफ्ताब आलम खान साहब प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, एचओडी भी है, आयु मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट एबटाबाद में अपने फ़राइज़ जो है वो ख़िदमात सरअंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मेरी तरफ से भी वालेकुम सलाम, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। सर आते हैं, मेंटल हेल्थ इशू जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है आजकल। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके नज़दीक मेंटल हेल्थ जो है इसकी तारीफ़ क्या है? इसके आम अक़साम जो है वो क्या है? वजूहात और इलाज के कौन-कौन से मेथड्स हैं? जी, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपने पूछा है। तो मेंटल हेल्थ बुनियादी तौर पे हमारी एक जज़्बाती और नफ़सियाती समाजी हालत है। इसका मतलब ये है कि आपका चीज़ों को देखने का अंदाज़ कैसे है, आप रोज़मर्रा के मसाइल से निमटने का अंदाज़ कैसे है, आप लोगों के साथ ताल्लुक़ कैसे कायम करते हैं और अपनी सलाहियतों को पहचानते हुए माशरे का एक कारामद फ़र्द कैसे बन सकते हैं। तो जिस तरह हम में हर इंसान की एक फ़िज़िकल हेल्थ है, उसी तरह हर बंदे की एक मेंटल हेल्थ भी है, और वक़्तन-फ़वक़्तन मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स का शिकार भी लोग रहते हैं। अब इसमें एक बुनियादी बात यह है कि मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी एक बड़ी वजह जो लोगों को शायद मालूम नहीं होती, वो है जेनेटिक्स, यानी आपकी फैमिली हिस्ट्री में। हाँ, अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जैसे माँ-बाप, बहन-भाई, कज़िन्स,
उनमें नफ़सियाती मसाइल हैं तो आप में ख़तरा थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, बचपन के जो हालात व वाक़यात या ज़िंदगी में गुज़रे हुए जो भी सिचुएशंस हैं, वो हमारे सोचने, समझने और चीज़ों को देखने के अंदाज़ के ऊपर लाशऊरी तौर पे बहुत सारे असरात छोड़ देती हैं। हुँ, और आखिर में हमारे जो वक़्ती तौर पे जो इर्द-गिर्द के हालात हैं, कोई सोशल प्रेशर्स हैं, आप आपके पास जॉब नहीं है, माली मसाइल का शिकार हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, हुँ, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की वजह बायो साइको सोशल यानी जीन्स भी, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी और मौजूदा हालात ये मिल के वजह बन सकते हैं। अब मेंटल हेल्थ को जब प्रॉब्लम किसी को हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हुँ, हम अक्सर ये बात करते हैं कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस के ज़रिए आप ज़हनी बीमारियों को रोक भी सकते हैं, पैदा होने से पहले ठीक कर सकते हैं और अगर ओके। हल्के-फुल्के प्रॉब्लम्स हों तो उनको ठीक कर सकते हैं और लाइफ़स्टाइल चेंजेस में बुनियादी तौर पे एक्सरसाइज़ है, हुँ, अपने रात को सोने, जागने की रूटीन को ठीक करना है, डाइट का ख़्याल करना है, हुँ, अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करना है। उसके अलावा फिर दवाइयाँ भी मौजूद हैं जो ब्रेन में, दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करती हैं। साइकोथेरेपीज़ और काउंसलिंग का तरीका इलाज भी मौजूद है हुँ, और मॉडर्न कुछ मशीनी इलाज भी मौजूद हैं हुँ, जिसमें ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन एक तरीका इलाज है जो आजकल बड़ी तेज़ी के साथ मकबूल हो रहा है हुँ, और एक काफ़ी अरसे से जो राइट तरीका है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी या बरकीशाओं के ज़रिए इलाज ये भी मौजूद है। मौजूद है। जी। अच्छा सर, अब आते हैं कि क्या नफ़्सियाती बीमारियाँ जो हैं वो दूसरी बीमारियों को जन्म देती हैं? यानी अगर किसी को नफ़्सियाती कोई मर्ज़ है तो बाकी कोई ऐसी बीमारियाँ जो उनके चांसेस ज़्यादा हो? जी, देखिए मेंटल हेल्थ का और फिज़िकल हेल्थ का आपस में बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, यानी दो तरफ़ा ताल्लुक़ है। जो ज़हनी सेहत की बीमारियाँ हैं, वो जिस्मानी बीमारियों को भी जन्म दे सकती हैं और जिस्मानी बीमारियाँ भी ज़हनी बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। ओके। अच्छा, इसमें 2 बुनियादी बातें हमने याद रखनी है। एक तो ये कि जैसा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन है, इसमें ज़हनी अलामतों के साथ कुछ जिस्मानी अलामतें भी हो सकती हैं। जैसा कि दिल की धड़कन का तेज़ होना, हाँ जी। मैदे के मसाइल का शिकार होना, मैदे की गैस का शिकार होना, सर का दर्द होना, हुँ, नींद के प्रॉब्लम्स होना, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे दर्द होना। दर्द और जिन लोगों को ज़हनी सेहत की बीमारियाँ काफ़ी अरसे तक रहती हैं उनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक इनके चांसेस आम लोगों की निस्बत बढ़ जाते हैं। इसी तरह जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर है, हुँ, उनमें ज़हनी सेहत के प्रॉब्लम्स होने का ख़तरा भी बढ़ जाता बढ़ है। जाता है। तो ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत आपस में बड़ा स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड हैं और इनको बिल्कुल अलग करके देखा नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो आम अक़साम है ज़हनी बीमारियों की, जिस तरह हम कहते हैं कि एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, तो इसमें फ़र्क किस तरह हम करेंगे? और बाकी जो कॉमन है, वो काइंडली वो भी बताइएगा। देखिए, ज़हनी सेहत की बहुत सारी बीमारियाँ हैं और उनको एक जगह पे क्लब नहीं नहीं, करना चाहिए। ठीक है। तो जो सबसे आम बीमारियाँ हैं जैसा कि एंग्ज़ायटी, हुँ, डिप्रेशन, अ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, नींद के प्रॉब्लम, हुँ, पर्सनैलिटी इश्यूज़, ये वो मसाइल हैं जो कि हर दूसरे आदमी के साथ हैं हुँ, और इनका बहुत आसान इलाज भी मौजूद है। और कुछ ऐसी ज़हनी बीमारियाँ हैं जो कि बहुत सीरियस हैं, ख़तरनाक हैं, जिनका लंबे अरसे तक इलाज चलता है और दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, जैसा कि बाइपोलर डिसऑर्डर है। जी, देखें ज़हनी सेहत की सारी बीमारियों को एक साथ आप क्लब नहीं कर सकते। एक तो आम बीमारियाँ हैं जैसा कि एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स हैं, नींद के प्रॉब्लम हैं। ये वो प्रॉब्लम हैं जो कि हर दूसरे तीसरे आदमी को हैं और जिनका बासानी इलाज मौजूद है। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर जो कि लंबी बीमारियां हैं, सीरियस बीमारियां हैं और बहुत लंबे अरसे तक इलाज चलता है। आपने ये पूछा कि इन बीमारियों की अलामतें क्या हैं? तो जो पहला ग्रुप था जिसमें एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इनमें अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका दिल उदास रहता है, उनको घबराहट होती है, उनको बेचैनी होती है, रोज़मर्रा के काम अंजाम देने का दिल नहीं करता, हुँ, उनको खाने-पीने के, नींद के मसाइल हो सकते हैं, मैदे के मसाइल हो सकते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। और जो ज़्यादा सीरियस बीमारियाँ हैं जैसा कि स्किज़ोफ्रेनिया है, हुँ, बाइपोलर डिसऑर्डर है,
उसमें बाज़-औक़ात लोग जो हैं वो रियलिटी के साथ उनका जो कनेक्शन है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उनमें कानों में जैसे ग़ैबी आवाज़ें सुनाई देना, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो औरों को दिखाई ना देती हों। बाज़-औक़ात ज़हन में ऐसे शकूक व शुबहात और वसवसे जन्म देना जिनका हकीकत से लेना-देना ना हो, और कुछ एक्सट्रीम केसेज़ में आपको खुदकुशी के ख़यालात भी आ सकते हैं। ओके, खुदकुशी के ख़यालात भी आ सकते हैं। अच्छा, सर अब आते हैं अगर किसी को नफ़सियाती मसला हो तो क्या आपने ऑलरेडी इसमें ज़िक्र भी किया है, तो जिस्मानी अलामातें जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये एक अगर फ़र्ज़ करें आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब से आप कहते हैं जी कि मुझे राइट साइड में चेस्ट पेन है, तो वो कहेगा जी कि कोई तशवीश वाली बात नहीं है। अगर लेफ़्ट साइड पे होता तो फिर मसला हो सकता था। तो जब आप 4-5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद वो चीज़ आपके माइंड में आ जाती हैं, तो ऑटोमैटिकली आपको लेफ़्ट साइड पे भी एक दर्द जो है, पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये क्या कैफ़ियत है? जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है और ये काफ़ी आम चीज़ है, हम प्रैक्टिस में रोज़ाना देखते हैं और इसको हम साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स या सोमेटाइज़ेशन कहते हैं। तो एंग्ज़ायटी में या डिप्रेशन में अक्सर ऐसे होता है कि लोगों की तवज्जो जिस्म के किसी ख़ास हिस्से की तरफ मरकूज़ हो जाती है और जिसकी वजह से उस हिस्से की हसासियत बढ़ जाती है। तो फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि उनको हार्ट का इश्यू है। जब उनकी तमाम इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी होती हैं और वो नॉर्मल हैं, उसके बावजूद उनको उस जगह की हसासियत की वजह से अलामात मुस्तकिल रहती हैं और उनको समझने में दुश्वारी होती है कि जब हमारे टेस्ट सारे ठीक हैं, तकलीफ़ किस लिए है? हुँ, तो इसका मतलब ये है कि दर्द तो उनको छाती में ज़रूर महसूस हो रहा है, लेकिन उसकी वजह छाती में नहीं है, हुँ, बल्कि उसकी वजह का ताल्लुक दिमाग के साथ है। हुँ, तो ओवरऑल ये सोमेटाइज़ेशन सिंड्रोम में, साइकोसोमैटिक कंप्लेंट में, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में हम इसको हुँ। कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। अच्छा जो कि एक है मेडिकेशन अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन अगर कोई मेंटल इश्यू चल रहा हो। इसके अलावा कौन से ऑप्शंस आपने उस पे बात भी की लेकिन मेडिकेशन वाला ऑप्शन जो है वो बेहतर है या बाकी ऑप्शन जो हैं उसमें कौन से मौसर साबित हो सकते हैं? जी, अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लोगों को ज़हन में इसके बारे में बड़ी कन्फ्यूजन भी रहती है। तो उसका मेरे ख़्याल में सही जवाब ये होगा कि दवाइयों की अपनी अफ़ादियत है, काउंसलिंग की अपनी अफ़ादियत है और ये केस टू केस डिफ़र करता है, बीमारी की अलामतों पे और उनकी शिद्दत पे डिपेंड करता है। ओके। तो जब बीमारी की अलामतें हल्की हों, जैसा कि एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन वग़ैरह में है, हुँ, तो हमारा ज़्यादा कोशिश ये होती है कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस और साइकोथेरेपी के ज़रिए उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक। लेकिन बाज़ औक़ात अलामतों की शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि जिसमें दवाई देना ज़रूरी हो जाता है। ओके, और वेदर कि आप दवाई दें या आप थेरेपी करें, ये डिसीज़न डॉक्टर और पेशेंट मिल के ओके। लेते हैं। और हमने रिसर्च में ये देखा है कि अगर थेरेपीज़ को और दवाइयों को कंबाइन किया जाए, तो बेस्ट रिज़ल्ट उस वक़्त मिलते हैं। ठीक है। अच्छा ये डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि एक मरीज़ को किस तरह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उनको कोई मेंटल हेल्थ नफ़सियाती मसला जो है वो दरपेश है? जी, देखें, इसको 2 तरीके से इसका जवाब होगा। एक तो हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी मेंटल हेल्थ है। हर इंसान की मेंटल हेल्थ होती है और मेंटल हेल्थ का ताल्लुक आपका सोचने-समझने का अंदाज़, चीज़ों को देखने का अंदाज़ और महसूसात के साथ है। तो अगर आपको इन चीज़ों में कोई तब्दीली नज़र आए, जैसे आपकी तबीयत में अ, उदासी महसूस हो और ज़रूरत से ज़्यादा उदासी हो और काफ़ी अरसा चल जाए, आपका लोगों के साथ उठने-बैठने का दिल ना करे, हुँ, काम-काज करने का दिल ना करे, खाने-पीने का दिल ना करो, घूमने-फिरने का दिल ना करे और आपके अंदर ऐसी जिस्मानी अलामतें मौजूद हों, जिनके लिए आप मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके हैं ठीक है। और टेस्ट में उनका कोई एविडेंस नज़र एविडेंस नहीं नज़र ना आए और आपके पास एक लंबी फ़ाइल, बड़ी फ़ाइल जमा हो जाए, हुँ, तो फिर आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि मुझे किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ एक्सपर्ट जाके इसको डिस्कस करना चाहिए। डिस अब यहाँ पे मैं एक और बात भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा ऑडियंस के लिए कि चूँकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लोग बहुत ज़्यादा गूगल करते हैं
और अपनी अलामतों को अक्सर आपने देखा होगा कि अब तो एआई में डाल के वहाँ से डायग्नोसिस तशख़ीस ले लेते हैं और बाद वक़्त आजकल तो लोग आ जाते हैं, दवाइयों के बारे में भी उनको पता होता है कि ये दवाइयाँ हैं। तो ये इसको हम गूगलिंग को और एआई को अपनी बीमारियों को पहचानने के लिए बग़ैर प्रोफ़ेशनल नॉलेज के, ये एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है जो आजकल तेज़ी के साथ फ़रोग़ पा रहा है और उसकी वजह से लोगों में जो सेल्फ़ मेडिकेशन का रिवाज भी बढ़ रहा है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है, फ़ार्मेसीज़ अनरेगुलेटेड हैं, ये बहुत ख़तरनाक है और इसको कब करने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। ऐसा है कि सर गूगल पे जब आप सर्च करते हैं कि जी अगर किसी को खाँसी है तो आप सर्च कर लें, तो वहाँ पे आपको कैंसर का भी आ जाएगा कि जी। तो ख़ास तौर पे जो नफ़सियाती मरीज़ हैं, वो एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं। वो बाकी छोड़ देते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीम लेवल वाला होता है, उसी पे चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब सबसे बड़ा मसला अ, अगर देखा जाए स्ट्रेस जो है, वो एक ज़ाहिर-सी बात है आजकल जिस तरह हम हमारे ऑफ़िसेज़ हैं या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि स्ट्रेस जो है बहुत सी बीमारियों की जड़ है। अ, क्या कोई ऐसा वर्क प्लेस एनवायरनमेंट या माहौल जो मुसलसल स्ट्रेसफुल हो, वहाँ पे मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ जो है दोनों को मुतासर कर सकता है? और इसके साथ ये भी बताएँ कि ये क्या ऐसे इदारों में स्ट्रेस के हवाले से मैनेजमेंट ट्रेनिंग या दीगर इक़दामात की ज़रूरत है ताकि इस पे काबू पाया जा सके? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज से 2 या 3 साल पहले अपना जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है, हुँ, हर साल मनाया जाता है, उसकी थीम ही थी वर्क प्लेस स्ट्रेस। अच्छा। ठीक है। अब हमें आदाद-ओ-शुमार से पता है कि दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुँ, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में 70% 60 टू 70% ऑफ द टाइम वर्क प्लेस पे गुज़ारता है। और अगर वर्क प्लेस स्ट्रेसफुल होगा, तो आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों मुतासिर होगी। अब मैं, आप, सुनने वाले बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज़ेशनल कल्चर में काम करते हैं और वहाँ पे वर्क प्लेस स्ट्रेस कहाँ से पैदा होता है? जब आपके अंदर काम की ज़्यादती हो, हुँ, अच्छे काम को रिवॉर्ड ना किया जाए, वर्क प्लेस बुलिंग हो, हैरेसमेंट हो, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर हो, वर्क लाइफ बैलेंस ना हो, तो ये तमाम चीज़ें वर्क प्लेस स्ट्रेस को पैदा करती हैं। हुँ, और अगर वर्क प्लेस स्ट्रेस मौजूद होगा, हुँ, तो यकीनन इससे आपके एम्प्लॉइज़ की जो प्रोडक्टिविटी है, हुँ, उसकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है। एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं बर्नआउट सिंड्रोम, ओके। जहाँ पे एम्प्लॉइज़ में काम करने का दिल नहीं करता, कोई मोटिवेशन नहीं होती। हुँ, उनमें एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, नींद के प्रॉब्लम हुँ, और बहुत सारी और ज़हनी बीमारियाँ पैदा होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसी तरह चूँकि वर्क प्लेस स्ट्रेस की वजह से आपकी जो एक्टिव लाइफ़स्टाइल है, उस पे भी असर पड़ता है और फिर शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम्स, इनके पैदा होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तो आई थिंक इट्स राइट टाइम कि हम वर्क प्लेस स्ट्रेस को रिकग्नाइज़ करें। ये देखें कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, लेग पुलिंग का, कॉन्स्पिरेसीज़ का कल्चर है। तो वर्क प्लेस स्ट्रेस से रिलेटेड पॉलिसीज़ मौजूद होनी चाहिए। वर्क प्लेस स्ट्रेस को रिकग्नाइज़ करना चाहिए। उसके लिए रेगुलर अवेयरनेस सेशन, सेमिनार और डिस्ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ का एहतमाम होना चाहिए। हुँ, और हुकूमत के लेवल पे हमें वर्क प्लेस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी का होना ज़रूरी करार देना चाहिए। जी। अ, ख़ास तौर पे अब हम बात करेंगे कि जो समाजी स्टिग्मास हैं जैसे जादू, टोना, नज़ब्बद और जिन्नात वग़ैरह, बहुत सारे लोग इस पे भी यकीन रखते हैं। अ, और उस वजह से अगर किसी को मेंटल हेल्थ हो तो वो ताख़ीर की वजह से वो मेंटल हेल्थ प्रॉपर टाइम पे नहीं ले पाते। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे या ख़ास तौर पे जो मिथ्स हैं ज़हनी बीमारियों के हवाले से? जी, ये जो आपने ज़िक्र किया, ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और हमारे साउथ एशियन कल्चर में। अब देखें, बदकिस्मती से जो ज़हनी सेहत के जो मसाइल हैं, उनमें अगर आप कोई ब्लड टेस्ट करेंगे, कोई स्कैन करेंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। यानी आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं है और इंसान की फ़ितरत है कि जहाँ पे इन्फॉर्मेशन वैक्यूम हो, हुँ, वहाँ पे वो सुपरनैचुरल तौजीहात को या मावराई
फ़ितरत चीज़ों की तरफ वो जाता है और उनकी वहाँ पे तलाश करता है कि शायद इसका ताल्लुक नज़र-ए-बद, जादू टोने के साथ है। तो जब अक्सर हमारे माशरे में लोगों को ज़हनी सेहत के मसाइल होते हैं, तो वो इन चीज़ों से तशबीह देकर फिर इलाज कराने में देर करते हैं और बाय द टाइम वो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास आते हैं, वो बीमारी इस हद तक क्रॉनिक हो चुकी होती है, जड़ें पकड़ चुकी हुँ, होती है कि हुँ, उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी अवेयरनेस के ऊपर काम करें। हुँ, हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, टीचर्स के साथ, रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ, उलमाए इकराम के साथ मिल के मेरा ख़्याल है ये काम करें, हुँ, लोगों को बताएँ कि ज़हनी सेहत की जो बीमारियाँ हैं, वो इवन सुन्नत नबवी के मुताबिक भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब 2-3 सालों में ख़ास तौर पे कोविड के बाद एआई जो है उन्होंने बहुत तरक्की की है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में बहुत कुछ बदल कर रख देगा एआई। लेकिन उनके फ़ायदे भी हैं और उस पे हम बात करेंगे, लेकिन एक एक चीज़ जो हम गूगल करते हैं जी, किसी बीमारी के हवाले से, तो ख़ास तौर पे फिर एआई भी है, तो वो वहाँ पे आपको सिम्पटम्स से लेके डायग्नोज़ और जो मेडिसिन अगर आपको चाहिए प्रिस्क्राइब कर देते हैं जी कि ये चीज़ें हैं। ये कितनी खतरनाक हैं और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये गूगल सिंड्रोम और एआई सिंड्रोम बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। अब देखें गूगल और एआई आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है जो कि इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे कहीं न कहीं मौजूद है। अब इसका बड़ा मसला आजकल हम देखने में ये आ रहा है कि लोग हमारे पास क्लिनिक में जब चेकअप करवाने के लिए आते हैं, तो उन्होंने अपनी अलामतों को पहले ही गूगल और एआई में डाल चुके होते हैं, अपनी डायग्नोसिस ज़हन में बना चुके होते हैं। दवाइयों के बारे में उनको पहले से एक अंदाज़ा होता है कि हमें ये दवाई खानी है और उस सूरत में डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, लोगों को कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपके सर में अगर दर्द रहता है और आप गूगल में या एआई में डालें, तो वन ऑफ द कॉजेज़ आपको जो मिलेगी वो ब्रेन ट्यूमर। ह्यूमन रीडिंग। तो अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हैं और अगर शिकार नहीं भी हैं, आपका सोचने समझने का अंदाज़ ऐसा है जिसमें आप चीज़ों को बहुत जल्दी पिक करते हैं, उनसे अफ़ेक्ट होते हैं, तो आपके ज़हन में सबसे पहली सोच तो यही आएगी कि कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर ना हो जाए। हुँ, उस चक्कर में फिर गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे हुँ, और गैर ज़रूरी तौर पे डॉक्टरों के पास विज़िट करेंगे। हुँ, तो मैं तो सब लोगों को यही कहता हूँ हुँ, कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो, हुँ, तो आप डॉक्टर्स के पास जाके रुजू करें और वहाँ पे सवाल-ओ-जवाब करें। हुँ, गूगल और एआई हर मसले का हल नहीं है। हल नहीं है। जी, एक और चीज़ जो आजकल हम देखते हैं ओवरथिंकिंग ये क्यों जन्म लेता है और इसका ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है? जी, ओवरथिंकिंग जो है बेसिकली एक कैफ़ियत का नाम है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे होते हैं। तो ओवरथिंकिंग बहुत सारी नफ़सियाती बीमारियों को जन्म भी दे सकती है और बहुत सारी नफ़सियाती बीमारियों की एक अलामत भी हो सकती है। ओवरथिंकिंग जो है बुनियादी तौर पे ज़रूरत से ज़्यादा सोचना या हर वक़्त सोचते रहना, ये बहुत सारी नफ़सियाती बीमारियाँ ख़ास तौर पे एंग्ज़ायटी की एक अलामत भी हो सकती है हुँ, और कुछ लोगों में नफ़सियाती बीमारियों, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को जन्म देने का सबब भी बन सकता है। आजकल के हालात में यानी मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में ओवरथिंकिंग का शिकार शायद हर आदमी या हर दूसरा आदमी है और बहुत सारे लोग इसकी अलामतें हमें आके ये डिस्कस करते हैं कि वो किसी जगह पे मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं होते, उनका ज़हन कहीं और पे होता है। रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं लेकिन दिमाग में आने वाले दिन की बातें या गुज़री हुई बातें चलती रहती हैं। तो अगर ओवरथिंकिंग का मुनासिब हल ना किया जाए, तो लोगों को नींद के मसाइल, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हो सकती है। अब ओवरथिंकिंग को आप ठीक कैसे कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक तरीका तो ये है कि उनको हम कहते हैं माइंडफुलनेस बेस्ड ट्रेनिंग, यानी ज़हन को मौजूदा वक़्त में मुर्तकिज़ करने की मशक़ें करें, रेगुलर ब्रेक्स लें, दोस्तों के साथ टाइम गुज़ारें, आप अपनी एक्टिविटीज़ को डायरी करें, एक टू डू लिस्ट होती है, कल आपने क्या काम सरअंजाम देने हैं, उनकी पहले से लिस्ट हुँ, बना लें। हुँ, तो इन तरीकों पे अमल करके एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना के हुँ, हम ओवरथिंकिंग में कमी ला सकते हैं। जी। अच्छा सर हमने स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बात की ओवरऑल, लेकिन ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं, बच्चों में स्ट्रेस और डिप्रेशन को जो है वो किस तरह पहचाना जा सकता है? और
आप ज़िक्र कर रहे थे कि तकरीबन हर साल 10 से 15 लाख अफ़राद जो है वो सुसाइड करते हैं पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तकरीबन 15,000 तक। तो ये बच्चों के हवाले से डिप्रेशन और ये जो स्ट्रेस है, उसको किस तरह हमें पता चलेगा जी कि बच्चे को ये मसला है? देखें, अब 2 बातें इसमें मैं कहूँगा। एक तो ये कहूँगा कि जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 65% आबादी की उम्र 25 साल से कम है। ठीक है। दूसरी तरफ 50% ज़हनी सेहत के मसाइल 15 साल या उससे पहले नमूदार हो जाते हो हैं। जा तो ये बहुत बड़े फिगर्स हैं दोनों। बच्चों में एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन दे आर रियल, बच्चों में होते हैं। लेकिन बच्चों में अलामतें बड़ों से थोड़ी डिफरेंट रखती हैं। बच्चों में अक्सर अलामतें हमें नज़र आती हैं डिक्लाइन इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी उनकी तालीमी जो परफॉर्मेंस है उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। उनका स्कूल आने-जाने के मामूलात में फ़र्क पड़ता है। हुँ, उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम, यानी अलग-थलग रहना, चिड़चिड़ापन, हुँ। गुस्सा करना, इस किस्म की अलामतें रूनुमा हो सकती हैं जो कि बच्चों से बड़ों से थोड़ी डिफरेंट हैं। तो बच्चों में स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज़ करना ना सिर्फ़ वालिदैन को आना चाहिए, बल्कि टीचर्स को भी आना चाहिए, और हमें इसके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी या फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ आपका सवाल था सुइसाइड के बारे में। जी। तो सुइसाइड का मतलब है अपनी जान को ख़त्म कर खत्म देना, और ये इस वक़्त जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनका बिगेस्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हुँ, जो इस साल के आदाद-ओ-शुमार हैं डब्ल्यूएचओ के, वो ये कहते हैं कि तकरीबन 8 लाख अफ़राद दुनिया में हर साल खुदकुशी करते हैं, और उसकी बड़ी वजह मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लिकेशन या अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, और इन आदाद-ओ-शुमार के बारे में मैं ये बात भी कहूँगा कि पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का, रिसर्च का कल्चर नहीं है, हुँ। उनमें बहुत सारी लातादाद खुदकुशियाँ ऐसी हैं जो डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा नहीं बनती। तो असल फ़िगर शायद इससे बहुत, बहुत ज़्यादा कई है। ज़्यादा हैं। और सितम ज़रीफ़ी की बात ये है कि हमारे पास सुइसाइड के बारे में भी कोई मेंटल हेल्थ पॉलिसी नहीं है। आपने पिछले दिनों बहुत हाई फ्लायर केसेस देखे होंगे। हुँ। 2-3 साल पहले हमारे एक बहुत मशहूर मज़हबी आ जाए। शख्सियत थे, जी। उनके बेटे के बारे में कहा गया कि उन्होंने ख़ुदकुशी की। रिसेंटली हमने अपने सरकारी अफ़सरान में जी, बिल्कुल। इस किस्म के वाक़यात सुने कि उन्होंने हुँ, ख़ुदकुशी की, वेदर वो वर्क प्लेस रिलेटेड हुँ, स्ट्रेस था, उनका पर्सनल स्ट्रेस था, हुँ, अनडायग्नोज़ या अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ हुँ। प्रॉब्लम्स थे। तो हमें इन तमाम मामलात को सीरियस लेने की ज़रूरत है। लेने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आते हैं सर बच्चों के हवाले से बात की आपने ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पे ये भी देखा गया है कि ख़वातीन में डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी की जो है केसेस ज़्यादा वो रिपोर्ट होते हैं। ख़वातीन को किस टाइम और किस तरह वो अपने मेंटल हेल्थ का ख़्याल रख सकते हैं? जी देखें, हमें ये बात पता है कि औरतों में जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा हैं और फ्रीक्वेंट हैं। और औरतों में कुछ ख़ास मौक़े ऐसे होते हैं जहाँ पे मेंटल हेल्थ का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे बलूग़त की उम्र में पहुँचने वाला टाइम। ओके। इसी तरह बच्चों की पैदाइश से पहले प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद का 1 साल, मेनोपॉज़ या जब माहवारी ख़त्म होती है उस दौरान। तो ये वो टाइम है जहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क आम रूटीन से भी बढ़ जाता है। और हम अक्सर ये कहते हैं कि औरतों की ज़हनी सेहत का अगर हम ख़्याल रखेंगे, तो हम प्रिवेंटिव साइकियाट्री को प्रैक्टिस करेंगे। यानी अगर आप माँओं की ज़हनी सेहत का ख़्याल रखेंगे, तो आने वाली नस्ल में हुँ, नफ़सियाती या मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स होने का ख़तरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। हुँ, क्योंकि हमें पता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का बहुत सारा ओरिजिन चाइल्डहुड में है। यानी माँ अगर प्रेगनेंसी में डिप्रेस थी या एंग्ज़ायटी का शिकार थी, डिलीवरी के बाद डिप्रेस थी या एंग्ज़ायटी का शिकार थी, तो लामहला तौर पे उसकी बच्चों के ऊपर तवज्जो और परवरिश में कमी और हुँ, कोताही रह जाती है। हुँ। और जब बच्चे बड़े होते हैं, तो उनमें नफ़सियाती मसाइल बढ़ने का ख़तरा मौजूद होता है। तो औरतों की ज़हनी सेहत के ऊपर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। जी। बच्चों के हवाले से हमने डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की बात की। एक और जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है ऑटिज़्म के ये शरह बच्चों में क्यों बढ़ रही है? इसकी क्या वजूहात हैं? और ये है क्या इसको किस तरह आप डिफ़ाइन करेंगे? जी, ऑटिज़्म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी दिमाग की नशो-नुमा के दौरान कुछ डिफेक्ट रह जाता है। और इसकी 3 बड़ी अलामतें हैं कि बच्चों में बोलचाल के मसाइल,
उनका सोशल इंटरेक्शन यानी लोगों के साथ मेल-जोल में प्रॉब्लम और बिहेवियर यानी हरकत और सकनात में इश्यू। हुँ, तो ये 3 चीज़ें होती हैं ऑटिज़म में। हुँ, अ, आपने कहा ऑटिज़म की शरह बढ़ रही है। हुँ, ये तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि शरह बढ़ रही है, हुँ, लेकिन उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हुँ, कि अवेयरनेस बढ़ रही है हुँ, और लोगों में ऑटिज़म के बारे में मालूमात आ रही आ हैं रही है। और लोग डॉक्टर्स के पास या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास आ रहे हैं कि आप देखिए हमारे बच्चे में मसला क्या है। हुँ, तो डायग्नोसिस यकीनन बढ़ रही है। बढ़ रही है। और ऑटिज़म की एग्ज़ैक्ट वजह बदकिस्मती से हमें मालूम नहीं नहीं है। है। हमें ये पता है कि अगर माँ-बाप की उम्र ज़्यादा हो बच्चे की हुँ, पैदाइश के वक़्त, तो हुँ, उसका ख़तरा बढ़ जाता है। हुँ, हमें पता है कि फ़ैमिलीज़ में रन कर सकती है, यानी अगर आपकी फ़ैमिली में किसी को ऑटिज़म है, तो उसका ख़तरा बढ़ हुँ, जाता है। इसी तरह जब माएँ प्रेग्नेंट होती हैं, हुँ, उस वक़्त उनको कोई मुख्तलिफ़ किस्म के वायरल इन्फेक्शन हो, ओके। उसमें ख़तरा बढ़ जाता है। कुछ ख़ास किस्म की दवाइयाँ ऐसी हैं हाँ, अगर प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करें तो उनसे ख़तरा बढ़ जाता है। कुछ एनवायरनमेंटल ट्रिगर्स ऐसे हैं हुँ, माहौल में, हुँ, जैसे लेड की मिकदार पानी में ज़्यादा होना, रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ इसका कुछ ताल्लुक जोड़ा गया है। हुँ, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हुँ, किसी एक एक फैक्टर को आप सिंगल आउट नहीं कर नहीं, सकते। नहीं कर सकते। अच्छा एक और चीज़ दुनिया जो है इस वक़्त एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो फेस कर रही है वो है क्लाइमेट चेंज और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो रीसेंट पास्ट में आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा बाकी एरियाज़ में बड़े डिज़ास्टर आए और ये क्लाइमेट चेंज ही की वजह से हैं, बल्कि पंजाब में भी अ, पाकिस्तान जो है इस वक्त क्लाइमेट चेंज का जो उनको चैलेंज दरपेश है वो तो है। ये किस तरह मेंटल हेल्थ को मुतासिर कर कर सकता है और ये किस तरह हम उसको उसके साथ जुड़ सकते हैं? जी, क्लाइमेट चेंज इस वक़्त एक बहुत बड़ा इश्यू है। और आप सुनते रहते होंगे टीवी पे कि पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है क्लाइमेट चेंज में, लेकिन बहुत बड़ा विक्टिम है क्लाइमेट चेंज के असक़ात का। और क्लाइमेट चेंज से मुराद क्या है कि पूरी दुनिया में ज़लज़ले, कुदरती आफ़ात जैसा कि सैलाब, हरिकेन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से लोगों की जान भी जाती है, उनका माल भी जाता है, उनको सोशली, ज्योग्राफिकली डिस्प्लेस भी होना पड़ता है। जी। और हमने अभी रिसेंटली बुनेर में देखा क्लाउड बर्स्ट के बाद किस तरह जानी माली नुकसान हुआ, लोग डिस्प्लेस हुए। पटाग्राम में हमने देखा बिश्नोई के इलाके में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। पंजाब में सैलाब ने तबाही दवाई मचा दी। बचाई। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तो लोगों की जानों का ज़िया हुआ, फिर लोगों का माल भी गया, फिर लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा और जो पीछे रह जाने वाले लोग थे सर्वाइवर्स, उनमें हमने देखा कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, नींद के प्रॉब्लम, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इनकी शरह बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गई। इसी तरह की शरह हमने देखी थी 2005 के अर्थक्वेक के बाद जी। जो कि बालाकोट और कश्मीर में आया था। तो क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरीके से मेंटल हेल्थ के साथ बहुत क्लोज़ली रिलेटेड है और इसके मेंटल हेल्थ के ऊपर असरात बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं। हुँ, जी। अक्सर आते हैं अब ड्रग्स की तरफ। अ, बात की जाती है कि जी ड्रग एब्यूज़ है, एडिक्शन है, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ हो गई या आपके कॉलेजेस में ये रुझान बढ़ रहा है। इसकी वजूहात क्या है और ये किस तरह मेंटल हेल्थ को मुतासिर कर सकती है? और साथ में ये भी बताएँ कि इनकी कौन-कौन से अक़साम हैं? जी, ड्रग अब्यूज़ या नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल बदकिस्मती से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हिस्टोरिकली हम सुनते थे चर्स के बारे में, हुँ, शराब के बारे में, हेरोइन के बारे में, लेकिन रीसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं नौजवानों में बहुत तेज़ी के साथ सिंथेटिक ड्रग्स जैसा कि आइस है, एक्सटेसी पिल्स हैं, मैजिक मशरूम्स हैं, इनका इस्तेमाल बहुत तेज़ी के साथ मकबूल हो रहा है। उसकी शायद एक वजह तो ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स है कि ड्रग्स बहुत आसानी के साथ मुयस्सर हैं। हमने ये सुना है, देखा भी है कि ड्रग्स बाज़ औक़ात आपको घर में ऑनलाइन ऑर्डर करके हुँ, आपको डिलीवर हो जाते हैं। ये जी, कुछ अर्सा पहले तक नहीं था। नहीं, उसके बाद आप देखें कि जब लोग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आते हैं, तो बाज़ औक़ात इर्द-गिर्द लोगों को नशा इस्तेमाल करते हुए देख के क्यूरोसिटी जन्म लेती है कि मैं देखूँ तो सही इसमें
होता क्या होता है? क्या है? तो बाज़ औक़ात क्यूरोसिटी इसकी वजह बन सकती है। पीयर प्रेशर यानी कि ग्रुप में फिट इन होना, किसी ग्रुप का हिस्सा बनना, हुँ, अपने दोस्तों के साथ उठने बैठने के लिए फिर आप लोग बाज़ औक़ात इस तरीके से शुरू कर देते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार जैसे कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का शिकार हैं हुँ। और उन्होंने पहली दफ़ा ड्रग इस्तेमाल की जिससे उनको काफ़ी अच्छा लगा अच्छा। और फिर उनको लगा कि शायद यही मेरा इलाज है। हुँ, फिर लोगों के घर के मसाइल जैसा कि घर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हुँ, परेशानियाँ चल रही हैं, उनका मुकाबला करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेना। फिर सोशल मीडिया और मीडिया पे जो ड्रग्स को जैसे पोर्ट्रे किया जाता है, सेलिब्रिटीज़ के साथ उसको जैसे जोड़ा जाता है, वो लोगों को अनकॉन्शियसली मुतासिर करता है। और आखिर में ये भी कहूँगा कि अब हम एडिक्शन को या ड्रग अब्यूज़ को एक ब्रेन डिज़ीज़ के तौर पे देखते हैं और सबका ख़्याल ये है कि इसमें जीन्स का रोल है। यानी अगर आपके माँ-बाप, बहन-भाई, कज़िन्स ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप में ड्रग्स इस्तेमाल करने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ड्रग अब्यूज़ एक मल्टीपल इसके कंट्रीब्यूटिंग कंट्री फैक्टर्स हैं हाँ, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें चर्स, शराब, हुँ, हेरोइन ये तो पहले से थे। हुँ, पाकिस्तान में बेंज़ोडाज़ेपीन अब्यूज़ बहुत कॉमन है। ओके, जैसा कि ये नींद की गोलियों का या नशा आवर गोलियों का बेदरेग इस्तेमाल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इंजेक्शंस हैं जैसे कि नेल्बन, ट्रेमोल इनका बेदरेग इस्तेमाल है। हुँ, फिर उसके अलावा आप देख रहे हैं ये इन्हेलेंट्स जैसे कि थिनर्स हैं, हुँ, स्पिरिट्स हैं, हुँ, बॉडी स्प्रेज़ हैं, लोग इनका भी इस्तेमाल करते हैं। या और कुछ एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स की कुछ रिपोर्ट्स हैं कि अभी मार्केट में जो नशावर चीज़ें मिल रही हैं, उनमें बहुत सारी कॉकटेल हैं। यानी चरस जो है वो सिर्फ़ चरस नहीं है, उसमें आइस पहले से शामिल है, उसमें हेरोइन की मिकदार पहले से शामिल है। हुँ, जो आइस मार्केट में मिल रही है वो भी आइस प्योरली नहीं है, उसमें भी कुछ और नशावर चीज़ों की शामिल हैं। हुँ, तो एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है और हम अपनी नौजवान नस्ल को बचाने में बुरी तरह नाकाम हैं। हुँ, अब एडिक्शन का और मेंटल हेल्थ का भी आपने रिलेशनशिप का पूछा, बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है। जो लोग नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क बहुत ज़्यादा हुँ, बढ़ जाता है। इसी तरह जो लोग पहले से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, उनमें एडिक्शन की तरफ अट्रैक्ट होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको हम अक्सर जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और एडिक्शन है, इनको मिला के हम कहते हैं डुअल डायग्नोसिस हुँ, यानी वो लोग जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी शिकार हैं और हुँ, साथ एडिक्शन का भी शिकार हुँ। हैं। यानी वक़्ती तौर पे उनको रिलीफ़ तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके नुकसान नुकसानात जी। हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान में चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ या पैडोफिलिया के कई केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। ऐसे बच्चे नफ्सियाती मसाइल के शिकार हो सकते हैं? इस पे बात कीजिएगा। जी, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ जो है हमारा एक माशरे का बहुत ही संगीन पहलू है जिससे मुझे लगता है कि अब आँखें चुराई नहीं जा सकती। हुँ, आपको शायद कुछ अर्सा पहले लाहौर का एक बहुत मशहूर केस है जावेद इकबाल, जिसके बारे में कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा बच्चों के साथ अब्यूज़ किया और फिर उनको मर्डर भी किया। मर्डर इसी तरह ज़ैनब केस बड़ा ख़बरों में रहा। तो लातादाद वाक़यात हर दिन पूरे पाकिस्तान में रूनुमा होते हैं, जिसमें बच्चे सेक्स अब्यूज़ का शिकार होते हैं और बदकिस्मती से सेक्सुअल अब्यूज़ करने वाले ज़्यादातर लोग वो होते हैं, जो बच्चों के जान-पहचान वाले होते हैं। जैसा कि फैमिली मेंबर्स घर के मुलाज़िम टीचर्स। हुँ, तो चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के ऊपर पूरी कम्युनिटी को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है। बात करते हैं जी डिजिटल एरा, सोशल मीडिया का दौर। क्या मोबाइल फ़ोन जो है आज का सबसे ताकतवर नशा बन चुका है, इसमें हकीकत है? जी, बिल्कुल हकीकत है। आपने जैसे बताया मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया, स्क्रीन इस वक़्त का सबसे बड़ा नशा यकीनन बन चुका है और स्क्रीन एडिक्शन और मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हम तेज़ी के साथ देख रहे हैं, पहले शायद कभी नहीं देखे। आप अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखें तो हर 2 मिनट के बाद मोबाइल को पिकअप करते हैं और बार-बार मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पे अपने आप को लॉगिन करके हर 2 मिनट के बाद चेक करते हैं।
अपने ईमेल्स को बार-बार चेक करते हैं, अपनी मोबाइल चार्जिंग को बार-बार चेक करते हैं और लगता ऐसे है कि उनके ज़हन में मोबाइल के अलावा और सोशल मीडिया ऐप्स के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा और अगर वो कुछ और काम कर भी रहे हैं, तो तवज्जो उस काम के ऊपर नहीं है, बल्कि मोबाइल में है। ठीक है। अच्छा सर, अ, इसमें एक और चीज़ जो है वो है डिजिटल डिटॉक्स। ये क्या है? जी, डिजिटल डिटॉक्स से मुराद ये है कि अपने आप को मोबाइल से, सोशल मीडिया से, स्क्रीन से कुछ देर के लिए दूर करना और अपने आप को री-एनर्जाइज़ करना। ये आपने कुछ अर्सा पहले शायद देखा होगा, बॉलीवुड के बहुत मशहूर एक्टर हैं आमिर खान। उन्होंने पब्लिकली आके लोगों को बताया कि उन्होंने स्मार्टफ़ोन को छोड़ दिया और मुझे अब एग्ज़ैक्ट टाइम याद नहीं है, 1.5 साल या 2 साल उन्होंने एक आम फ़ोन रखा जिसमें इंटरनेट की सहूलत नहीं थी और उनका कहना था कि वो साल, 1.5 साल, 2 साल उन्होंने बहुत सुकून से गुज़ारा और उनका मेंटल हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आई। तो मेरे और आपके लिए डिजिटल डिटॉक्स का ये मतलब है कि हम या तो रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या महीनावार कुछ टाइम ऐसा ज़रूर रख लें जिसमें हम इंटरनेट से, सोशल मीडिया साइट से और मोबाइल से अपने आप को दूर रखें। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसा कि रोज़ाना दिन में 4 या 5 घंटे अपना वाईफ़ाई और मोबाइल डाटा को ऑफ कर देते हैं। कुछ लोग हफ़्ते में 24 आवर्स के लिए ऐसा करते हैं और कुछ लोग महीने के बाद 2 या 3 डेज़ के लिए ऐसा करते हैं और इससे आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जी। अच्छा, एक और सवाल वो भी इसी तरह का है कि स्क्रीन टाइम के हवाले से अगर बात की जाए, ज़्यादातर लोग ख़ास तौर पर बच्चे बल्कि बड़े भी यही करते हैं कि हर वक़्त मोबाइल के सामने रहते हैं और ये किस तरह मेंटल हेल्थ को मुतासिर कर सकता है? और मज़ीद ये कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर बहुत सरगर्म रहते हैं, वो अपना कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और उसके फिर व्यूज़ देखते हैं। ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो वो अच्छा फ़ील करते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं तो वो अच्छा नहीं फ़ील करते। अ, क्या ये रवैया जो है ये क्यों पैदा होता है और इसका मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? जी, आपका सवाल स्क्रीन टाइम से रिलेटेड था और इसके इंसानी ज़हन के ऊपर जो बुरे असरात थे, उनके हवाले से है। अच्छा, स्क्रीन टाइम जो है हमारे मॉडर्न लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा है। मैं, आप, हम सब लोग अब बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल पे सर्फ़ करते हैं। अब इसके लिए कुछ एक एग्ज़ैक्ट टाइम देना मुमकिन नहीं है कि इतने टाइम से ज़्यादा अगर आपका स्क्रीन टाइम होगा तो वो एक्सेसिव में आता है, क्योंकि हर बंदे के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं। लेकिन एक जो जनरल कंसेंसस है कि 24 आवर्स में 4 आवर्स से ज़्यादा लेज़र स्क्रीन टाइम होना बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप ज़्यादातर यंग लोगों में आजकल हमने देखा है कि उनका स्क्रीन टाइम 8 आवर्स, 10 आवर्स और 12 आवर्स तक भी जाता है, कुछ का अप टू 16 आवर्स जाता है। और अगर आपका जितना टाइम मोबाइल पे सर्फ होता है, वो एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग है। उस टाइम में आप फिर एक्सरसाइज़ नहीं करते, आप सोशल इंटरैक्शन नहीं करते, आपकी नींद का खर्च होता है, आपके खाने-पीने का खर्च होता है। तो हमने देखा है कि अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो, तो आपकी अटेंशन और कंसंट्रेशन कम हो जाती है, आप में नींद के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का ख़तरा बढ़ जाता है और आपकी प्लेज़र जो है यानी ब्रेन में जब हमें कोई किसी चीज़ से लज़्ज़त हासिल होती है, तो ब्रेन में जो केमिकल रिलीज़ होता है उसका नाम है डोपामाइन। तो आपके डोपामाइन का कनेक्शन आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई चीज़ों के लाइक्स, व्यूज़ और शेयर के साथ कनेक्टेड हो जाता है और ये इन द लॉन्ग रन फिर नाउम्मीदी, मायूसी, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को भी जन्म देता है। अच्छा, सोशल मीडिया ने लोगों को कनेक्ट किया है, करीब किया है या खुद से दूर किया है? इस पे आप क्या कहेंगे? ये ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया ने हमें अपने प्यारों से जो अमेरिका में, इंग्लैंड में हमारे दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कराची में कोई है, इस्लामाबाद में, दूसरे शहरों में है, उनसे कॉन्टैक्ट करने में आसानी पैदा कर दी। लेकिन बदकिस्मती के साथ
जो लोग आपके बिल्कुल करीब हैं, जो आपके इर्द-गिर्द हैं, आपका अपने आप से जो कनेक्शन है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स उसने पैदा कर दिए हैं। तो सोशल मीडिया तो एक ज़बरदस्त चीज़ है, अगर हम उसको मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन हमारा उसको इस्तेमाल करने का तरीका बदकिस्मती से ये सारे मसाइल को जन्म दे रहा है। ठीक है। एक और चीज़ एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं फोमो, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। ये क्या है? इसका ताल्लुक मेंटल हेल्थ के साथ किस तरह है? जी, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो एक बड़ी कॉमन टर्म है जो पिछले डेकेड के दौरान मंज़र आम पे आई है और ये बेसिकली आपकी मोबाइल, इंटरनेट एडिक्शन या स्क्रीन एडिक्शन को ही ज़ाहिर करती है कि आप अपने मोबाइल से 1 मिनट, 30 सेकंड या 2 मिनट भी दूर नहीं रह सकते और आपको शायद ये लगता है कि जितना टाइम मैं मोबाइल से दूर रहा हूँ, कोई अहम वाक़या, कोई अहम ख़बर, कोई अहम मैसेज ना आ गया हो जो मुझसे रह जाए। और दिलचस्प बात आपको बताऊँ कि हमारे पास बहुत सारे लोग फोमो के ऐसे भी आते हैं, जो कि रात को हर आधे घंटे बाद या पौने घंटे बाद उठ के हुँ, अपने मोबाइल पे मैसेजेस चेक करते हैं या मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं, उन पे जाके चेक करते हैं कि कुछ उनसे रह तो नहीं गया। तो ये आपकी ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर करता है और एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, नींद के प्रॉब्लम पैदा करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। हुँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको मॉनिटर करें, हुँ, इसको ट्रैक करें। देखिए ना, आप किसी प्रॉब्लम को जब हल करते हैं, हुँ, तो उसका पहला स्टेप है कि आप क्या उसको अवेयर हैं, हुँ, क्या आपने उसको आइडेंटिफ़ाई किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम सब अपना जायज़ा लें कि कहीं हम फोमो का, स्क्रीन एडिक्शन का या मोबाइल एडिक्शन का शिकार तो नहीं। हुँ, अगर हैं, तो फिर उसको करेक्ट करने के मेजर्स लें। हुँ। लीक्ड वीडियोज़ और टिकटॉक सेंसेशंस ये बहुत आम है। नौजवान इसके लिए बहुत ख़तरनाक हद तक जाते हैं, ख़तरनाक हरकत जो हैं वो करते हैं। मसलन ऊँची जगह से छलांग लगाना, ट्रेन के आगे से गुज़रना, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं। ये सनसनी क्यों पैदा होती हैं और क्या अपनी जान को ख़तरे में डालने की ये कैफ़ियत जो है, ये मेंटल हेल्थ कोई कंडीशन है या क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये तो अब एक मोबाइल में या सोशल मीडिया ऐप्स में या टिकटॉक में कल्चर बनता जा रहा है कि हमारी खुशी का ताल्लुक, हमारे प्लेज़र का ताल्लुक, आराम आसूदगी का ताल्लुक सोशल मीडिया पे व्यूज़, हुँ, लाइक्स और शेयर के साथ कनेक्ट हो जाता है। हुँ, अब सोशल मीडिया पे व्यूज़, लाइक्स और शेयर के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि आम रूटीन से हट के हो। तो उस चक्कर में बाज़ लोग खूब से खूब तर की तलाश में, कुछ ऐसा करने के चक्कर में जो किसी और ने ना किया हो, हुँ, बाज़ औक़ात ऐसी हरकत करते हैं जैसे ऊँची जगह से छलांग मार देना, ट्रेन से छलांग मार देना। पिछले दिनों आपने खबरों में सुना होगा कि इंडिया में 2 ख़वातीन की ऐसे मौत हो गई कि टिकटॉक बनाते वक़्त ट्रेन से छलांग मारते वक़्त। तो एक तरफ तो ये बात है। दूसरी तरफ आपको ये देखना है कि हमारे यंग लोगों में या आम लोगों में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की कोई ट्रेनिंग नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया का जायज़ा लें, वहाँ पे उन्होंने इस वक़्त कानून लाया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट ये नहीं बना सकते। सकते। तो रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत है। फिर ये भी देखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया ऐप्स पे ऐसे हैं, जो पहले से किसी न किसी नफ़सियाती या जज़्बाती मसले का शिकार हैं। बहुत से लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जो लोग कुछ ऐसा काम अपनी ज़हनी बीमारी की वजह से भी शायद करते हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, जिसको आप एक जगह पे जनरलाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन इन सारे अवामिल को देखने की ज़रूरत है और शायद गवर्नमेंट लेवल पे इन सोशल मीडिया ऐप्स के जो मालिकान हैं, उनसे भी बात करने की ज़रूरत है कि जी, चीज़ों को रेगुलेट किया जाए। जी। अच्छा एक और सवाल बनता है कि जी ख़ास तौर पे हम बात करते हैं मीडिया के हवाले से। मीडिया ज़हनी सेहत को फ़रोग़ देने में क्या किरदार वो अदा कर रहा है? और इसे कैसे बदला जा सकता है? जी, बदकिस्मती से मीडिया में ज़हनी सेहत का जो पोर्ट्रेयल है, वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इवन रीसेंट पास्ट में चलने वाले 1-2 ड्रामे ऐसे थे, जिनमें ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार अफ़राद को पागल के तौर पे दिखाया गया। उनको ख़तरनाक इंसान के तौर पे दिखाया गया।
उनको ऐसे इंसान के तौर पे दिखाया गया जो दूसरों को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। आप अखबारें उठा के देख लें, आप फ़िल्मों में पोर्ट्रेयल देख लें, हुँ, तो हमें इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो मीडिया पर्सनल हैं, जो हुँ, एंकर पर्सन हैं, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। हुँ, रिपोर्टिंग जैसी होती है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कि कोई बंदा की मौत सुसाइड की वजह से हो, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि उसने सुसाइड कमिट की, उसकी बजाय ये अल्फ़ाज़ कहना कि ही डाइड बाय सुसाइड, जैसे अल्फ़ाज़ जो कि ज़्यादा एम्पैथिक लगते हैं, हमदर्दी का तासुर लेते हैं, उनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो मीडिया में पोर्ट्रेयल, रिपोर्टिंग, ट्रेनिंग, इन तमाम अवामिल पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स जो है सोशल मीडिया के, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बात करते हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया पे भी आके बात कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि इनका बैकग्राउंड क्या है, वो वाक़ई क्वालिफ़ाइड है या नहीं है, उनका फ़ील्ड क्या है, लेकिन वो इस पे मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं। तो अब उनको हर किसी को इस इश्यू पे बात करनी चाहिए या जो क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स हैं उनको बुलाना चाहिए? जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बदकिस्मती से सोशल मीडिया में भी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हर कोई मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करता है बगैर किसी क्वालिफ़िकेशन के और बगैर किसी बैकग्राउंड के। रिसेंटली हमने देखा कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था 10 अक्टूबर को, उसमें हमारे मुल्क का शायद सबसे बड़ा चैनल था, उसमें एक मेन स्ट्रीम हुँ, एंकर के प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया गया, जिसकी मेंटल हेल्थ के बारे में कोई क्वालिफ़िकेशन, कोई बैकग्राउंड नहीं था। इसी तरह मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको बहुत सारे लोग बात करते हुए दिखाई देंगे जिनका मेंटल हेल्थ के हवाले से कोई बैकग्राउंड, कोई ट्रेनिंग नहीं है। हुँ, और आम लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जो तालीम याफ़्ता नहीं हैं, वो ऐसे लोगों की बातें सुनकर उन पे यकीन करके मेंटल हेल्थ के बारे में गैर हकीकी तसव्वुरात ज़हन में कायम कर लेते हैं, जो उनकी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा बुरे असरात हो सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये मुझे और आपको, हम सबको ये हुँ, बताने की ज़रूरत है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स का जो कल्चर बहुत तेज़ी के साथ परवान चढ़ा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, हुँ, कि हर बंदा जो 5-6 किताबें पढ़ा हो और कुछ बातें करना जानता हो, हुँ, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर लोगों को लेक्चर देना शुरू कर देते हैं हुँ, और लोगों की पूरी अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ के बारे में ख़राब कर देते हैं। हुँ, इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हुँ, मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हुँ, उनको अपने गिरेबान में झाँकने की ज़रूरत है हुँ, कि आप मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने के लिए हुँ, गैर तरबियत याफ़्ता, गैर ट्रेन्ड, हुँ, अनट्रेन्ड लोगों को क्यों इनवाइट करते हुँ, हैं और लोगों को गलत चीज़ों की तरफ आप माइल करते हैं। राइट। बहुत शुक्रिया सर, कि आपने इस टॉपिक एक अहम मौज़ू पे बात की। वन्स अगेन थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया।